Hello dear children, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today we are going to study a very interesting and a very important topic, that is writing chemical formula. We learn how to write the chemical formula of any compound you want to. Okay, we learn how to write the chemical formula. So in the chapter Atoms and Molecules, we have already covered the basic introduction of the chapter. Then what are atoms, what are molecules, we have already seen. ठीक है? For writing the chemical formula, let us first see कि ये है क्या है chemical formula. So chemical formula of a compound is the symbolic representation of its composition. Composition का यहाँ मतलब क्या है? What is a compound? Compound क्या है? Different atoms, यानी atoms of different elements. ठीक है, ये combine करते हैं to form compounds. सिंपल एग्जाम्पल्स में वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये कंबाइन किया इन्होंने और बनाया वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड. देन NaCl, ये सोडियम और क्लोरीन, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, इन्होंने कंबाइन किया और बनाया एक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड. इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं? ये जितने भी एटम्स होते हैं ना अलग अलग एलिमेंट्स के, ये कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कंपाउंड्स. ठीक है. नाउ हियर द टर्म कॉम्पोजिशन वी कैन सी. कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कंबाइन करके वो कंपाउंड बना रहे हैं. लाइक हियर वी कैन सी वन एटम ऑफ सोडियम इज कंबाइनिंग विथ वन एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड. If I say water, then we can see two atoms of hydrogen combining with one atom of, when nothing is written over here in the subscript means ये नीचे element के जो symbol के नीचे यहाँ पे जो number लिखते हैं ना, यानी हम वो number subscript में लिख रहे हैं, ये subscript है, नीचे लिखेंगे. तो this states the atomicity. ठीक है, we have already studied this in the last video. Atomicity of the एटम इन द मॉलिक्यूल, कि यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे इनके जो नंबर्स होते हैं सब्सक्रिप्ट से, यानी द एटॉमिसिटी, उससे देख सकते हैं. व्हेन नथिंग इज रिटन ओवर हियर, दैट मीन्स वो वन एटम है. सो हियर वी कैन सी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो ये कॉम्पोजिशन है वाटर का. ठीक है. इफ आई से कार्बन डाइऑक्साइड, देन वन, नथिंग इज हियर, सो वन एटम ऑफ कार्बन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये कॉम्पोजिशन है इस कंपाउंड का, कार्बन डाइऑक्साइड का. तो ये जो कॉम्पोजिशन है ना बेटा, इस कॉम्पोजिशन को, इस कंपाउंड को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हम दे रहे हैं ना, यानी मैं इस सोडियम क्लोराइड को ऐसे भी लिख सकती हूँ, NaCl को आई कैन राइट सोडियम क्लोराइड, ये भी ठीक है. इफ आई आस्क यू टू राइट सोडियम क्लोराइड, आप NaCl भी लिख सकते हो और आप सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हो, ये भी रॉन्ग नहीं है. बट वाई टू राइट केमिकल फॉर्मूला? जब ये भी रॉन्ग नहीं है, देन वाई इज दिस रिक्वायर्ड, वाई इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस केमिकल फॉर्मूला? बिकॉज जब बहुत सारे अभी तो आप सिर्फ स्टार्ट आपने किया है और आप कुछ थोड़े बहुत ही कंपाउंड्स के नाम जानते हो या फिर आपको लिखने हैं, समझने हैं, बट आगे केमिस्ट्री में तो इट्स फुल ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे नेम्स हैं. फिर आप पढ़ोगे किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत से रिएक्टेंट्स होंगे, बहुत से प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो एवरी टाइम यू जस्ट, इफ़ यू कीप ऑन राइटिंग द नेम्स लाइक दिस, इट्स, आई वोंट से डिफ़िकल्ट, बट इट्स वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, बहुत ऐसा एक जॉब है जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा. तो टाइम कंज्यूम के अलावा और भी, जब आप ये देखो यहाँ पे, जब आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो, तो इफ़ आई से वाटर, तो वाटर में यू विल नॉट बी एबल टू नो कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं. इफ़ आई से सोडियम क्लोराइड, तो इफ़ यू राइट इट लाइक दिस, यू विल नॉट गेट टू नो कि कितने नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन ने कंबाइन किया है और ये कंपाउंड बनाया है. तो इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं केमिकल फार्मूला लिखने के लिए, बट अभी आपको समझना है इतना कि इस तरह से लॉन्ग बार बार नाम लिखना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग है. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल फार्मूला, जिस तरह से हमने एलिमेंट्स के लिए देखा था कि एलिमेंट्स के भी जो नाम है उनको एक सिंबल दे दिया गया था, तो
उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए उनके कॉम्पोजिशन के साथ उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो जो कॉम्पोजिशन के साथ हम उनके जो सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होता है। नाउ लेट अस सी कि ये फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को लिखने के लिए ना बेटा यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। ऐसे ही नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट राइट अपने मन से कि सोडियम क्लोराइड है तो मतलब कुछ भी कॉम्पोजिशन डाल दिया, नहीं, कुछ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि हम ऑलरेडी लास्ट जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है वी हैव बीन कंटिन्यूसली सीइंग या स्टडिंग की जो भी कंपाउंड होते हैं उनमें जो एटम्स मिलके वो कंपाउंड बनाते हैं उनका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है। दिस वी हैव बीन स्टडिंग राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि अगर मैं वाटर बोल रही हूँ तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, ये वाटर H2O कभी चेंज नहीं होता, फिक्स्ड प्रपोर्शन में ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम इट गोज विद दिस ऑल्सो। तो कोई भी कंपाउंड हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स ने मिलकर वो कंपाउंड बनाया है उनका जो प्रपोर्शन है, जिस प्रपोर्शन में उन एटम्स ने मिलकर वो कंपाउंड बनाया है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये तो अब हम सबको पता है। तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि किस तरह से ये सोडियम क्लोराइड अगर मैंने सिर्फ आपको ऐसे लिख के दे दिया तो आप लिख पाओ कि ये NaCl है। इफ़ आई टेल यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो आपको आना चाहिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। ठीक है, सो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू योरसेल्फ विल बी एबल टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स विच यू वांट टू। ठीक है, सो लेट अस स्टडी अ फ्यू रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। नाउ फॉर स्टडिंग द रूल्स यू मस्ट नो व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट स्टडी इन शॉर्ट कि वैलेंसी क्या होती है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज वैलेंसी। ऐसे वैलेंसी दिस पर्टिकुलर टॉपिक आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करना ही है बट अभी केमिकल फॉर्मूला के लिए भी यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज वैलेंसी। सो व्हाट इज वैलेंसी? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे हम एलिमेंट्स की किसी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है, किस चीज़ की कैपेसिटी, उनके कंबाइन करने की। नाउ एटम्स का हम लोग जब से चैप्टर पढ़ रहे हैं तब से देख रहे हैं कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो रिएक्टिव स्टेट में होते हैं एंड स्टेबल होने के लिए वो अनस्टेबल होते हैं और खुद को स्टेबल करना चाहते हैं ऑल द टाइम। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं विद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, राइट। नाउ ये जो एटम्स होते हैं ना बेटा, ये एटम्स जो कंबाइन करते हैं, ठीक है, जो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ, तो हर एक अलग अलग एलिमेंट की, हर एक एटम की, यानी दैट पर्टिकुलर एलिमेंट की जितने भी एटम्स हैं, सपोज मैं ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करूँ तो जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, या मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूँ तो जो भी नाइट्रोजन एटम्स हैं, इनकी एक पर्टिकुलर कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, कंबाइनिंग यानी उस कैपेसिटी के साथ ही वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये डिपेंड करती है कि उन एटम के जो लास्ट शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटम्स के शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये सपोज एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन अलॉन्ग विद द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी बट शॉर्ट में ये उसके बाद न्यूक्लियस के बाद होती है प्रेजेंट शेल्स। इन शेल्स में अकोमोडेट होते हैं जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर्टिकुलर एटम में। फर्स्ट शेल में होते हैं, यानी फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है किसी भी एटम में, जो फर्स्ट शेल होते हैं ना उसमें अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। थर्ड शेल में ऐसे तो 18 होते हैं पर आपको अभी उतना वो डिटेल अभी मैं नहीं बताऊंगी। यू मस्ट नो, अभी यू मस्ट नो कि जो भी शेल हो
फर्स्ट शेल हो, सॉरी सेकेंड शेल हो या थर्ड शेल हो, फर्स्ट में तो सिर्फ 2 ही अकोमोडेट हो सकते हैं, सेकेंड हो या थर्ड, फोर्थ का भी आपको नहीं पढ़ना। तो ये जो 2 सेकेंड एंड थर्ड शेल की अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे, तो इनमें दे नीड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर इनके पास नहीं है इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद फ्यू एग्जाम्पल। सपोज मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर है 8। अटोमिक नंबर जो होता है ना बेटा, वो दैट पर्टिकुलर, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो ये 8 नंबर सिर्फ ऑक्सीजन का है। देयर आर 118 एलिमेंट्स और हर एक एलिमेंट का अपना अपना अटोमिक नंबर है। अटोमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना दैट पर्टिकुलर एलिमेंट में, वो होता है उसका अटोमिक नंबर। और ये कभी भी, जैसे आपकी क्लास में किसी भी 2 बच्चे के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। आपका अगर जो रोल नंबर है वो सिर्फ आपका ही रोल नंबर है, तो उसी तरह से जितने भी एटम्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सबका अटोमिक नंबर फिक्स्ड है। किसी भी 2 एलिमेंट का अटोमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इफ आई एम सेइंग अटोमिक नंबर 8, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। इफ आई एम सेइंग अटोमिक नंबर से 7, देन आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन। Fine, like that. If I am talking about 11 atomic number, that means I am talking about sodium. So like that. तो ये सपोज मैं अटोमिक नंबर्स मैंने लिख दिए, दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन एटम्स में। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट इन दैट स्टेट द एटम इज अनस्टेबल, बिकॉज अगर यहाँ पे 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो 8 नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में अकोमोडेट होंगे, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में अगर मैं लिखूं, तो फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। तो आउट ऑफ 8, 2 हो गए फर्स्ट शेल में, तो कितने बच गए? 6। वो 6 कहाँ चले जाएंगे? सेकेंड शेल में। सेकेंड शेल का अकोमोडेशन कैपेसिटी है 8, बट यहाँ पे सिर्फ 6 ही है, तो वो 6 यहाँ पे आ जाएंगे। बट स्टेबल होने के लिए इसको क्या ज़रूरत है? इट नीड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दैट मीन्स ये जो इसकी लास्ट शेल है ना, ये जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हर एटम को अपना लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एंड इफ अगर उसकी फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास तो एक ही शेल है, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव प्रोटॉन सिटिंग इन द न्यूक्लियस, और बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो सेकेंड शेल है ही नहीं, तो इट नीड्स टू कंप्लीट 2 electrons in the first shell, which is the only shell it has. In that case, we say कि this atom needs to complete its duplet. So duplet और octet complete करना ही main motto है atoms का, उनकी ज़रूरत है अपने आप को stable करने के लिए। For that ही they react. This is the reason वो react करते हैं, different molecules बनाते हैं, इतने सारे compounds बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन तो देखो, नाइट्रोजन 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, तो 5 बच गए, वो चले जाएंगे सेकेंड शेल में। नाउ सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, तो उसके बाद कितने बच गए? 9। सेकेंड शेल कैन अकोमोडेट 8, तो इसके पास सेकेंड शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अकोमोडेट 2 शेल्स में। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दैट विल गो टू द थर्ड शेल, ठीक है, क्योंकि थर्ड शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में भी उसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सिंपल, अभी इतने ही एग्जाम्पल्स से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, वैलेंसी को। नाउ वैलेंसी जो है हम देख रहे हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? ये कैपेसिटी डिपेंड करती है कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल इन दिस केस, दिस इज द जो भी आउटर मोस्ट शेल है हियर, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, द सिंगल शेल, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नाउ if the outermost shell has 1, 2 or 3, like here we can see it has 1 electron, ठीक है। if I go for magnesium, तो its atomic number is 12, तो उसका atomic configuration हो गया 2, 8 and 2, तो यहाँ पे हो गया atomic number, last shell में हो गया 2 electrons। तो if the last shell has 1 or 2 or 3 electrons, listen very carefully beta, huh? You need to understand this.
नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, आगे केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला पढ़ने होंगे और बहुत सारे रिएक्शंस करने होंगे, देन बैलेंसिंग कर, मतलब काफ़ी सारे ऐसे नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका बेस बेटा यही है. तो यू नीड टू नो दिस. ठीक है, ईजी है इफ़ यू लिसन केयरफुली. तो इसके रीजंस क्या है ये हम लोग जब ये चैप्टर ये टॉपिक डिटेल में करेंगे ना तब समझेंगे. अभी रीजंस पे हम नहीं जाते, अभी बस जो फैक्ट है बस वो देखते हैं. 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं तो ये अपना ऑक्टेट किस तरह कंप्लीट करेंगे? दे विल डोनेट दोज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स. If it has 1, it will donate 1. If it has 2, it will donate 2. Aluminium में it's 13. Aluminium का atomic number is 13. तो configuration भी होगा 2, 8 and 3. तो it will donate this third electron. So these type of elements, what do they do with those which have 1 or 2 or 3 electrons on the outermost shell? What do? They give away those electrons. ठीक है? So they give away those electrons and then see now they are left with 2 shells only, and in the second shell there are 8 electrons. They have completed the octet. So there are 2 ways by which they can complete their octet, either by giving away the electrons or there is another way out by accepting the electrons. तो ये हो गया giving away वाले. Now see here, if they have 5, 6 or 7 electrons in the outermost shell, like here you can see it has 5, here you can see it has 6, say fluorine. ठीक है, तो फ्लोरीन का है 9 एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 7, 2,7. तो 5 और 6 और 7, तो जिनके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे डू नॉट गिव दीज 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर लास्ट शेल में है तो दे विल नॉट donate or give away these 5, 6 or 7 electrons. Rather, what will they do? If it has 5 electrons, it will accept 3 electrons from some other atom which is ready to donate those 3 electrons. If it has 6 electrons, it will accept 2 electrons and will complete the octet. It will accept from the atom which is ready to donate those 2 electrons. If it has 7 electrons, it will accept 1 electron from a metal like this which is ready to give that 1 electron. Fine, and this way the atoms they complete their octet and they become stable. Now what is valency? ये जो capacity है ना, क्या capacity है? Like सोडियम की capacity क्या है? 1. Because it can give away only 1 electron. Once it gives away that 1 electron, it will be left with 8 electrons. ठीक है, तो हो गया stable. तो इसकी capacity हो गई 1. मैग्नीशियम की capacity if I see, तो इसकी हो गई capacity 2 because it can give away those 2 electrons or it needs to give away those 2 electrons and become stable. Aluminium की capacity likewise हो गई 3 because it needs to give away those 3 electrons to become stable. Coming here, oxygen की capacity हो गई 2 because it needs those 2 electrons. Nitrogen की capacity हो गई 3 because it needs those 3 electrons. इसकी फ्लोरीन की capacity भी हो गई 1 because it needs the electrons. So here we saw कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर सकते हैं एटम्स या डोनेट कर सकते हैं, वो होती है उनकी कैपेसिटी. एक्सेप्ट कर सकते हैं वो भी उनकी कैपेसिटी है और डोनेट करना भी उनकी कैपेसिटी है. बट यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 ही है कंबाइनिंग कैपेसिटी. 5, 6, 7 नहीं है. 5, 6, 7 उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में. कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 to 1 है, यहाँ पे भी 3 to 1 है. नाउ 3 to 1 means if its combining capacity is 1, तो वो हो गए मोनोवैलेंट. ये 1 है ना, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ऐसे होते हैं मोनोवैलेंट. जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी 1 होती है वो होते हैं मोनोवैलेंट. ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की 2 है तो ये हो गए डाईवैलेंट. एल्यूमिनियम की, नाइट्रोजन की भी सॉल्ट इज 3 है तो ये हो गया ट्राईवैलेंट लाइक दैट. बट वन मोर थिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज, अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज आप बोल लो या प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। नाउ जब भी कोई रिएक्शन होता है ना बेटा, तो प्रोटॉन्स तो पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो जो चेंज होता है ना नंबर में, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर में होता है। सपोज आप नाइट्रोजन की बात करो, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी उनके अगर 7 है, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 ही थे, ठीक है। बट उसकी वैलेंसी अगर हम लोग देखें, कंबाइनिंग कैपेसिटी देखें, तो वो है 3। अब ये 3 कैसे हुई? 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हुई, एक्सेप्ट करके। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया तो अभी पॉजिटिव चार्ज तो 7 ही रह गया, लेकिन आफ्टर एक्सेप्टिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अब इसके पास नेट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, नेट चार्ज नेगेटिव हो गया, और कितना मैग्नीट्यूड क्या, कितने नंबर ऑफ कितना नेगेटिव चार्ज इसके पास अब ज़्यादा आ गया? 3। यानी इसकी वैलेंसी तो 3 थी, बट ये नेगेटिव, ठीक है, -3 इस तरह से लिखते हैं, -3, ठीक है। ऑक्सीजन भी इसने एक्सेप्ट किए तो प्रोटॉन्स तो 8 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, 2 एक्सेप्ट करने के बाद। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 2। तो इसकी -2। क्यों -2? क्योंकि नंबर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर सोडियम की बात करें तो इट हैड 281 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट रिएक्शन ये इसने अगर खुद को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 11, ठीक है। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे, बट अब इसने एक डोनेट कर दिया मतलब एक प्रोटॉन तो उतना ही रह गया, पॉजिटिव चार्ज तो चेंज नहीं होता, वो उतना ही रह गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक कम हो गए का मतलब 11 में से अब सिर्फ 10 ही बचे, तो ये 10 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या इंक्रीज हुआ? पॉजिटिव बाय 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई +1। लाइकवाइज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो 2 नेगेटिव चार्ज कम हो गए, तो 2 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम हुए मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इसकी वैलेंसी हो गई +2। लाइकवाइज एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई +3। दैट मीन्स ये हो गई उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, +1 कंबाइनिंग कैपेसिटी +2 combining capacity. That means they need to give away 1 electrons or 2 electrons. -1 -2 means they will accept 1 electron or 2 electrons. तो इस वैलेंसी में हमने क्या क्या देखा? कंबाइनिंग कैपेसिटी में क्या देखा कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, ठीक है, लाइक दैट। जो कार्बन है इट इज़ टेट्रावैलेंट, कार्बन की एटॉमिक नंबर है 6, इट इज़ 2 and 4, ठीक है, तो दिस इज tetravalent. So this is the thing which you need to know. If you understand this, तो chemical formula लिखना टिप्स पे होगा आपके बेटा, ठीक है। You need to please give time to understand this thing, ठीक है। Now let us see chemical formula किस तरह से लिखते हैं। Now let us see the rules, ठीक है, जिन रूल्स को फॉलो करके हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। उसके पहले ये चार्ट है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, बट एक बार यू जस्ट गो थ्रू इट, द थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल। अभी जो हमने देखी वैलेंसी, इसमें हमने देखो ये सारे पॉजिटिव है ना, जो हमने देखे पॉजिटिव इन सेंस कि विच विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बिकम पॉजिटिव। ये सारे हो गए नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव है, दिस इज नॉन मेटालिक, ये हाइड्रोजन है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे H+ भी है, H- भी है, एंड देन हियर वी कैन सी सम पॉलीएटॉमिक, यानी यहाँ पे हमने सिंगल एटम्स देखे हैं, ठीक है, ये सारे सिंगल एटम्स है, बट हियर यू कैन सी ये सारे पॉली आयोनिक ग्रुप ऑफ आयंस है, आयंस इन सेंस की चार्ज्ड स्पीशीज हैं, और ये ग्रुप्स में प्रेजेंट है, अलग अलग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, एंड इनके ये जो चार्ज है ना, ये पूरे इस ग्रुप का चार्ज है, NO3 ये पूरा इसका, ठीक है, एज अ होल इसका ये नेगेटिव चार्ज है। तो सम पॉलीएटॉमिक आयंस जो है इनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चार्ट रेडी है। जस्ट गो थ्रू दिस चार्ट बेटा वंस। अगर ये चार्ट आपने अच्छे से कर लिया ना, कि ये देखो ये सारे मोनोवैलेंट है, 1 मीन्स ये सारे मोनोवैलेंट है, ठीक है, मोनोवैलेंट में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये देखो
यहाँ पे पॉली एटम्स भी हैं, पॉली आयनिक्स भी है, ये सारे सिंगल सिंगल नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव। देन डाईवैलेंट है, ठीक है, डाईवैलेंट में यू कैन सी सारे 2+, यानी दीज will give away 2 electrons and this is 2-, that means these atoms will accept 2 electrons to complete their octet, ठीक है। ये इनकी वैलेंसी है, ये सारी इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज़ हैं। ये जो मैंने नेगेटिव ये ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में जो लिखा है ना, यहाँ पे वैलेंसीज दिखी जाती हैं ऊपर, ठीक है। तो 2+ मीन्स 2+ इसकी वैलेंसी है, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंबाइन करेंगे डिफरेंट एटम्स को और बनाएंगे कुछ कंपाउंड्स। तो इट्स गोइंग टू बी फन, ठीक है, लेट्स एंजॉय इट। बट द रूल सेज कि वैलेंसीज जो है ना ऑन द आयंस, ये जितने भी हैं, आप आयंस देख रहे हो सब चार्ज्ड है, मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है। तो ये जो आयंस है, जो इनकी वैलेंसीज आपको दिख रही हैं, ये मोनोवैलेंट है, ये सारी डाईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है, ये जो वैलेंसीज हैं जब ये कंबाइन करेंगे, ठीक है, जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे ना, तो एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये कि जो भी उनकी कैपेसिटी है वो बैलेंस होनी चाहिए। जो भी जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो आयंस जो है, वैलेंसीज जो है, ये बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। किस तरह से बैलेंस होनी चाहिए? सपोज मैं यहाँ से एक लिखती हूँ Na, तो आयंस जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो कंबाइन करते हैं एटम्स, ये 2 वेज से कर सकते हैं। या तो आयनिक कंपाउंड्स यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं, जिसमें एक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और दूसरे ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज वन वे आउट विथ विच द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। एंड सेकेंड वे इज कि जब दोनों को ही ज़रूरत होती है, दैट इज जो दोनों ही जिनके पास कम है, विच नीड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इन दैट केस वी सॉ कि किस तरह से उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो शेयरिंग करके भी अपने बॉन्ड्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जितने भी पॉजिटिव हैं इनके पास ऑप्शन है कि ये नेगेटिव के साथ कंबाइन करें। दैट मीन्स ये जितने पॉजिटिव हैं इनको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये जो नेगेटिव है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक लिमिट होती होगी ना, जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसने अगर सपोज 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो ये उसी के साथ कंबाइन करेगा जिसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल Na, ठीक है, यहाँ फर्स्ट से लेते हैं। सपोज Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और खुद बन गया पॉजिटिव। तो जिसको इसने डोनेट किया वो कोई ऐसा होना चाहिए जो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। तो जैसे सपोज Cl, ये हो गया Na प्लस Cl माइनस 1 तो ये कैंसिल हो गया, Na प्लस एन माइनस चार्ज, और हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सपोज Mg, इसका फर्स्ट लेते हैं Mg इफ आई से, तो Mg के पास इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2+, दैट मीन्स इट नीड्स टू गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसको किसी ऐसे के साथ कंबाइन करना होगा जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये रहा वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो हियर MgO will not write, we don't write the valencies when we write the chemical formula, ठीक है। without the valencies we write the chemical formula, ठीक है। तो ये तो हो गई बात रूल की कि किस तरह से वैलेंसीज जो होती है ना, आयंस जो होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। सेकेंड है कि किस तरह से हम नेम करते हैं। सपोज आप यहाँ देख लो NaCl, तो इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ClNa, इसको हम OMG, वी डोंट राइट इट लाइक दिस। देर इज अ रूल which we must follow while writing the chemical formula, the name of the formula, whereby जो मेटल होते हैं यानी जो डोनेट करते हैं, जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना, जो मेटल, अगर मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करके बना रहे हैं बॉन्ड, इफ देर इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, अगर इलेक्ट्रोवैलेंट वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स एक मेटल और एक नॉन मेटल इन्वॉल्व है, यानी एक ने डोनेट करना है और दूसरे ने एक्सेप्ट करना है। तो इन दैट केस जो मेटल होते हैं ना, यानी जो डोनेट करते हैं, वो पहले लिखा जाता है। ये रूल है, ठीक है। रूल सेज दिस, Mg is written first and then we'll write the oxygen. Sodium is written first and then we write the chlorine. So this is another rule. एक थर्ड रूल एप्लीकेबल है इन ग्रुप्स के लिए कि किस तरह से ग्रुप्स को लिखा जाता है। ये जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तब ये देखेंगे किस तरह से, वो थर्ड रूल मैं तब बताऊंगी। सो फिलहाल एक तो वैलेंसीज जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, ये तो फोरमोस्ट रूल है। एंड वाइल राइटिंग वी राइट इट लाइक दिस। अगर मेटल एंड नॉन मेटल में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो मेटल शुड बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नॉन मेटल। ये तो हो गई रूल की बात।
यहाँ पे वन थिंग यू मस्ट नोटिस कि जब मैंने H लिखा या मैं सिम्बल्स लिखती हूँ या यहाँ पे मैं इसे सोडियम ही बोलती हूँ, पोटेशियम आई कॉल आउट पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, लाइक दैट। लेकिन जब इस तरह से नॉन मेटल्स को उनके वैलेंसीज के साथ मैंने लिखा है तो आई हैव नॉट रिटन हाइड्रोजन, आई हैव रिटन हाइड्राइड, आई हैव रिटन क्लोराइड। तो Cl जो है ना दैट इज क्लोरीन, लेकिन द आयोनिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन Cl माइनस, तो हम उसे क्लोरीन नहीं बोलते, दैट इज क्लोराइड। ठीक है, Br इज ब्रोमीन, बट व्हेन आई राइट द आयोनिक फॉर्म ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का आयन जब मैं लिखती हूँ देन आई राइट ब्रोमाइड। तो ये नेम इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम लोग ये देखो, जैसे NaCl को मैंने क्या बोला, सोडियम, सोडियम को सोडियम ही, लेकिन क्लोरीन को मैं सोडियम क्लोरीन नहीं बोल रही, आई एम कॉलिंग इट एज सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे जो नेमिंग्स होती हैं, ऑक्सीजन इज O इज ऑक्सीजन, बट व्हेन आई एम राइटिंग इट इन द आयोनिक फॉर्म देन इट बिकम्स ऑक्साइड। सिमिलरली सल्फाइड। ठीक है, तो जब आप भी पढ़ते हो, जब भी आप पढ़ते हो सपोज ऑक्साइड के बारे, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, दैट मीन्स वो ऑक्सीजन की ही बात हो रही है, बट देन इस तरह से केमिकल फॉर्मूला में जब मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए कंबाइनिंग कैपेसिटी के साथ जब उसको कॉल आउट करती हूँ इन अ कंपाउंड फॉर्म, देन आई कॉल इट एज ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला लिखने का क्या वे है। ठीक है, नाउ सपोज मुझे लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मैं हाइड्रोजन और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों एटम्स को लिख लूँगी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन with their valencies. Here I'll write the valencies. What is the valency of hydrogen? It is 1. What is the valency of chlorine? It is 1. ठीक है, now to write the chemical formula, chemical formula में क्या दिखता है हमें कि उन atoms का composition क्या है ना, यही देखते हैं हम chemical formula में कि किस proportion में वो present है। तो if you know the valency of the atoms which are involved to form, चाहे वो polyatoms हो या polyatomic ions हो या मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, कुछ भी, जो भी उनकी वैलेंसी है, सिंगल एटम्स हो या ग्रुप्स में प्रेजेंट हो, इफ़ यू नो द वैलेंसी तो यू विल बी एबल टू नो कि किस प्रपोर्शन में प्रेजेंट है दैट पर्टिकुलर एलिमेंट टू फॉर्म द कंपाउंड। तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट क्रिस क्रॉस दिस द वैलेंसीज, क्रॉस कर दो वैलेंसीज को। अब ये जो वैलेंसीज थी, वैलेंसीज हम ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, बट हियर आप इस तरह से वैलेंसी लिखोगे, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1। अब क्रिस क्रॉस करके ना ये हो जाएंगे उनके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिसिटी, लाइक ये तो दोनों ही 1 है, तो ये दोनों 1 ही एक्सचेंज होगा, तो देयर विल बी नो चेंज, सो इट विल बिकम HCl। लेट अस सी, जहाँ पे यू विल बी एबल टू सी द क्रिस क्रॉस फैक्टर। सपोज S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए दिस सल्फाइड मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर। नाउ यू हैव टू राइट द वैलेंसी ऑफ बोथ। सपोज हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 एंड सल्फर की वैलेंसी कितनी है 2 वैलेंसी है ना, ये डाइवैलेंट है। नाउ यू व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू क्रिस क्रॉस कर दो। तो हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी आने वाली है यहाँ, और सल्फर के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी आने वाली है 1 है, तो वी विल नॉट राइट एनीथिंग। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, इजी। नाउ नेक्स्ट सपोज हम देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्लोराइड की बात हो रही है और कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोराइड है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? Here we'll write the valency. What is the valency of carbon? 4. And what is the valency of chlorine? It is 1. So see, if you know this chart, you don't need to learn it. If आप practice के साथ you will get to learn automatically, but काफ़ी सारी valencies तो ऐसे भी atomic number पता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसकी valency क्या हो सकती है। What I want to say is valency portion is beta very important. ठीक है, so what is the valency of carbon? It is 4. What is the valency of chlorine? It is 1. So what you need to do is you just crisscross the valencies. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सो कार्बन फर्स्ट लिखेंगे या क्रॉस करके, ये 1 आया तो विल नॉट राइट एनीथिंग। देन क्लोरीन में क्या नंबर जाने वाला है, इसकी वैलेंसी यहाँ
तो एटॉमिसिटी हो गई 4 क्लोरीन की, तो फॉर्मूला हो गया CCl4, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने देख लिया, फिर भी इसको पर्टिकुलरली इस तरह से लिखते हैं, मैग्नीशियम हैज़ टू बी रिटन फर्स्ट क्योंकि वो मेटल है, देन ऑक्सीजन क्योंकि हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो सपोज मैं आपको प्लस माइनस के साथ लिख के दिखाती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो सपोज ये +2 हो गई इसकी वैलेंसी हो गई -2। फाइन, जस्ट क्रिस क्रॉस, है ना। इट्स फन इफ यू नो दिस, देन राइटिंग केमिकल फॉर्मूला बिकम्स अ फन, यू विल एंजॉय। मैं जितने यहाँ पे कर रही हूँ उसके अलावा भी आपको और कहीं से भी कुछ केमिकल फॉर्मूला, कुछ नेम्स दिखते हैं, यू ट्राई टू राइट द केमिकल फॉर्मूला बाय योर ओन। सो जस्ट क्रिस क्रॉस, जब हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो वी डोंट गिव द साइन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम नहीं लिखते, तो इट सिंपली बिकम्स Mg। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो लेट अस राइट 2 फर्स्ट, बिकॉज 2 है तो प्रपोर्शन लिखते हैं ना, रेशियो जो सिंपलेस्ट प्रपोर्शन होता है, तो ये कट जाता है एंड यू गेट MgO। सपोज देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सपोज दिस इज क्लोराइड, तो इट विल बी -1, ठीक है, -1 हो गई इसकी वैलेंसी। सिंपली क्रिस क्रॉस इट, राइट Mg हियर, तो यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स नथिंग हैज टू बी रिटन, एंड दिस 2 विल कम हियर, इट विल बिकम द सबस्क्रिप्ट हियर, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2, ठीक है, दैट्स सिंपल। नाउ कुछ पॉलीएटॉमिक देख लेते हैं, पॉलीएटॉमिक के भी एग्जांपल्स। सपोज लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। फाइन, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, से सोडियम इफ आई एम सेइंग देन आई हैव टू राइट Na, ठीक है, Na की वैलेंसी कितनी है, आई राइट हियर Na, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Na, इट्स +1, सो वैलेंसी के सामने आई राइट +1, एंड नाइट्रेट दिस इज NO3-, ठीक है, दिस इज नाइट्रेट। तो अब हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस की। सो सोडियम नाइट्रेट, NO3- इज नाइट्रेट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ व्हाट इज नाइट्रेट, NO3, fine, and what is the valency, it's -1, so since 1 है तो we are not going to write anything, crisscross करके simply we'll write NaNO3। now the third rule which we were supposed to know, जब भी बेटा हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, इट इज़ 1, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा। बट सपोज अगर मैं एग्जाम्पल लूँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, calcium hydroxide means I'll write calcium and this is hydroxide, OH- is hydroxide. What is the valency of calcium? It's 2. What is the valency of calcium? It's 2+. And what is the valency of hydroxide? It's -1, ठीक है। Now if I crisscross it, तो मुझे ये जो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है ये नहीं लिखना। What I need to write is the number in the subscript to get the chemical formula. Ca के साथ आएगा Ca मीन्स कैल्शियम, हाँ, Ca नहीं, तो कैल्शियम Ca के साथ आएगा 1, तो कुछ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पे बात आती है OH की। OH के साथ क्या नंबर आने वाला है, 2, तो वी कैन नॉट राइट OH2 लाइक दिस। अगर मैं OH2 लिखती हूँ तो व्हाट डज इट मीन कि 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बट नो, यहाँ पे OH जो है ये एज अ ग्रुप प्रेजेंट है ना, एज अ ग्रुप ये प्रेजेंट है। तो मुझे जब यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 लिखना था, तो एज सच भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसे ब्रैकेट में डाल के 1 भी लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं है, NaNO3 लिखूँ या ब्रैकेट में NaNO, क्योंकि एज सच वो 1 ही रहने वाला है। बट यहाँ पे OH को मिलने वाला है सबस्क्रिप्ट 2। OH हियर नीड्स टू बी रिटन इन अ ब्रैकेट, दिस इज द थर्ड रूल, ओके, विच सेज कि जब हम पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ जब इस तरह से ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जैसे अगर कंपाउंड बनते हैं, तो अगर उनके पास अगर 1 है तो यू डोंट नीड टू गिव द ब्रैकेट्स। बट यहाँ पे जैसे 2 है, ये क्रिस क्रॉस करके हाइड्रोक्साइड को 2 एटम्स मिले हैं ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिसिटी 2 है, तो दिस इज फॉर द ग्रुप OH, तो इट हैज़ टू बी रिटन इन द ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज व्हाट द थर्ड रूल सेज। सो तो 3 रूल्स क्या हैं जो अभी तक हमने सारे फॉलो किए और इतने सारे कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट रूल इज कि वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए, इस तरह से वैलेंसीज बैलेंस हो जाती हैं, जिसको जितने चाहिए, जिसकी जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो अकॉर्डिंगली उसके अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंबाइन करे और बैलेंस हो जाए,
ठीक है। और सेकेंड रूल था कि हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, लाइक मेटल्स फर्स्ट एंड देन नॉन मेटल्स फॉलोड बाय द नॉन मेटल्स। एंड द थर्ड रूल इज कि जो भी ग्रुप्स होते हैं ना, उनको जब डिनोट करते हैं इस तरह से, तो दे हैव टू बी रिटन, द पॉलीएटॉमिक आयंस हैव टू बी रिटन इन द ब्रैकेट। फाइन। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें दोनों ही पॉलीएटॉमिक आयंस हो। सपोज अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट आई टेक, ठीक है। अमोनियम सल्फेट दो ऐसे पॉलीएटॉमिक आयंस है, दो ऐसे आयंस हैं जो दोनों ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं। सो अमोनियम NH4 plus is ammonium, so I'll write NH4 here. Ammonium sulfate, this SO4 is sulfate, SO3 is sulfite. So ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, with practice you will get to learn और समझ आ जाएगा, बट विदाउट प्रैक्टिस ये थोड़ा मुश्किल होगा बेटा। समझना तो ज़रूरी है ही, नो डाउट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप लर्न करके तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे, बट समझने के बाद भी यू नीड लिटिल प्रैक्टिस, ठीक है, सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ कि इनके नेम क्या है। फाइन। सो लाइक SO4 इज सल्फेट, तो व्हेन आई आस्क यू टू राइट अमोनियम सल्फेट, तो यू मस्ट नो कि NH4 इज अमोनियम एंड SO3 इज सल्फाइट, SO4 इज सल्फेट, तो दे आर प्रेजेंट एज अ ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप की तरह अगर कंबाइन करते हैं तो NH4 की जो वैलेंसी है वो है 1 और SO4 की जो वैलेंसी है वो है 2, ठीक है। तो जस्ट क्रिस क्रॉस फॉर्मूला, मेथड वही है, यू जस्ट नीड टू क्रिस क्रॉस। तो ये जो NH4 है इसको मिलने वाला है 2, तो दिस NH4 हैज़ टू बी रिटन NH4 in the bracket and then you need to write 2 here. SO4 को 1 ही मिलने वाला है, so you can write NH4 whole 2 SO4. Fine. So this is ammonium sulfate. Fine. So I think अब आप कुछ भी इसमें से केमिकल फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, आप खुद से भी कुछ अगर समझो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी किस तरह से, एक और देखते हैं, सपोज 3, ठीक है, ट्राई का एग्जांपल एक देख लेते हैं। सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स आई राइट एल्यूमिनियम हियर एंड ऑक्साइड इज आई राइट ऑक्सीजन हियर। एल्यूमिनियम इज 3+, ओके, एंड ऑक्सीजन इज 2-, -2 उसकी वैलेंसी है। अगेन क्रिस क्रॉस कर दो, बस Al के साथ लिख दो 2, ऑक्सीजन के साथ लिख दो 3, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। So you can write the chemical formula of any chemical compound you want to. If you know the valencies, if you practice this, if you know this chart, अभी आप फिलहाल इतने ही करो, but जो मैंने बोला 1 to 20 जो atomic numbers है ना, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक 1 to 20, these I think you must know. तो फिर और भी easy हो जाएगा जितने भी chemical formula आपको कुछ भी करना हो। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ सोडियम क्लोराइड, से मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर मैं आपको लिख के दूँ, अगर क्वेश्चन में आता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, इट्स रिटन एल्यूमिनियम ऑक्साइड सपोज, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर लिखा है और आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो भी आप ऐसे लिख सकते हो। इफ़ आई आस्क यू राइट द नेम ऑफ द केमिकल और द कंपाउंड whose chemical formula is Al2O3, तो आपको तो भी पता होना चाहिए कि किस तरह से नेमिंग करते हैं। इट इज़ एल्यूमिनियम, एंड सिंस ये ऑक्सीजन कंबाइन किया है अपने इस फॉर्म में, तो वाइल राइटिंग यू डोंट राइट एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सो आप बोथ वेज कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व। केमिकल फार्मूला के नेम दिया है तो आप फार्मूला बना सकते हो, फार्मूला दिया है तो आप नेमिंग भी कर सकते हो, if you understand this topic well. So I hope I could explain the topic clearly. If you have any queries, beta, please feel free to ask me in the comment section. Next class mein we'll study the mole concept. That is also very interesting. So I hope to see you all in the next video also to study that mole concept. But for that you need to subscribe to the channel. So do subscribe to the channel, share it with your friends also if you find the content helpful. So hope to see you all in the next video. Thank you for watching till here. Take care, stay safe, and bye-bye.